आरफा, आपसे ही शुरुआत करते हैं। इसमें ये जो फैसला आया है, क्या ये उनके लिए एक धक्का है जो ये मान रहे थे कि राइट टू चॉइस है और इस पर इतना ज़्यादा अटैक नहीं किया जाना चाहिए? अगर कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करना चाहती हैं तो इस पर हाय तौबा क्यों मचाई जानी चाहिए? क्या इस पर हमला है, या इसे एक दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है कि अब बच्चियों को हिजाब से बाहर निकलना पड़ेगा या निकाला जा सकेगा? मुकेश जी, मुझे अगर ये वाकई एक फेमिनिस्ट मूवमेंट है, ये कोई बहुत नारीवादी आंदोलन अगर भारत में चल रहा है, तो इसे इस नजरिए से समझना पड़ेगा कि क्या ये नारीवादी जो आंदोलन है उसके नायक वो भगवा गुंडे थे जो जो लड़की मुस्कान उसको उसको परेशान कर रहे थे और उसके ऊपर एक हिंसात्मक एक तरह से हमला वो कर रहे थे। क्या इस तरह से भारत में अब नारीवादी जो आंदोलन है वो अब भगवाधारी गुंडे चलाएंगे? क्योंकि हमें अगर ये समझना है कि लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब से आज़ादी दिलाने का काम अब उनको मिल गया है, तो मैं यहाँ कोर्ट की जजमेंट पे कमेंट ना करके मैं शुरुआत में करना चाहती हूँ कि मामला गया क्यों कोर्ट में। क्योंकि ये तो हमें हमेशा बताया गया कि कानून की देवी अंधी होती है, लेकिन कानून की देवी जो अंधी होती है, क्या उससे समाज दिखता है या नहीं? उससे क्या वो लड़कियां दिखती हैं जो तमाम तरह की बेड़ियां तोड़कर किसी तरह से स्कूल कॉलेज पहुंच पाती हैं? 100 में से एक लड़की ग्रेजुएट हो रही है, और अब ये जिस तरह का फैसला हो रहा है, आप यकीन जानिए कि अगर हिजाब, मतलब मैं खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ, और बहुत सारी लड़कियां मेरी खुद की रूममेट्स उस तरह से हुआ करती थी, ऐसे परिवारों से आती थी जिसमें अगर वो हिजाब नहीं पहनेंगी तो वो पढ़ेंगी ही नहीं। बहुत सारी लड़कियां बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में, उनके उनके जो माँ बाप थे वो इसलिए बहुत उन्हें सुविधा होती थी कि तमाम तरह की अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ वो लड़कियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के परिवेश में पढ़ सकती थी, आ सकती थी। तो क्या ये मामला सिर्फ कर्नाटक के एक कॉलेज या दो कॉलेज या स्कूलों तक सिमट जाएगा? मुझे नहीं लगता। ये बहुत बड़ा मामला है, और समझना ये है कि वो सरकार है, ये वो पार्टी है जो ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तभी पढ़ाओ जब उसके सर पर अगर माना अगर आंचल आ जाएगा या उसके सर पे एक कपड़ा आ गया तो आप बेटी को नहीं पढ़ाएंगे। तो यहाँ जो समझना है वो ये है कि जो जो हमारी अदालतें हैं, क्या वो सामाजिकता को नहीं समझ रही हैं? क्या वो उस राजनीति को नहीं समझ रही हैं जहां बहुसंख्यकवाद का जो पूरा नाग है उसका फन लगातार डस रहा है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक है, और खासकर मुझे कह लेने दीजिए जो भारतीय मुसलमान हैं, कि अब ये तय होगा कि बहुसंख्यक ये तय करेगा कि जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं वही राष्ट्रीय प्रथाएं होंगी, वही अनिवार्य प्रथाएं होंगी। तो ये कौन तय करेगा कि आखिर अनिवार्य क्या है? अब मुझे कई बार लीगल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शायद जिस तरह से इस मामले को जो वकीलों ने पेश किया अदालत के सामने, अदालत के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय ये बताने के कि ये कहने के कि हाँ ठीक है ये अनिवार्य नहीं है। तो अब मसला ये है कि क्या एक इस तरह की प्रथा को लेकर अगर अदालत गए हैं, इस्लामिक प्रथा को लेकर अदालत गए हैं, तो ये क्या गारंटी है कि कल को कोई हिंदू प्रथा को लेकर अदालत नहीं जाएगा, ईसाई प्रथा को लेकर अदालत नहीं जाएगा? क्या अदालतों का अब ये काम हो गया है कि वो जो धार्मिक नेता हैं, कि मौलवी हैं या पंडित हैं, क्या उनका काम अलग है, अदालतों का काम अलग है? अदालतों का काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के वो फैसले दें। और सबसे बड़ी बात जो मुझे हैरानी है वो ये कि जो पूरी तरीके से नजरअंदाज किया गया है इस इसके पूरे जो जो सामाजिक पहलू है इस पूरे मुद्दे के। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है मुकेश जी, हम और आप कितनी हमें शर्म और कितना अफसोस और कितनी ग्लानि हो रही थी जब हम देख रहे थे कि छोटी छोटी बच्चियों से लेकर जो टीचर्स थी उनको, मतलब उनको सड़क पर एक तरह से बेआबरू हो रही थी, वो अपना बुर्का उतार रही थी, अपने कपड़े उतार रही थी। बिल्कुल ठीक है, इसी तरीके से मैं जानती हूँ कि आपका जो कार्यक्रम है ये हो सकता है छोटी उम्र के लोग भी देख रहे हों, लेकिन क्या इस बात का ख्याल है कि अगर मैंने दुपट्टा पहना है, शिवा ने दुपट्टा पहना है, और आप ये कहें कि शिवा को कार्यक्रम में सिर्फ इसलिए जब भी आने दिया जाएगा तब ये अपना दुपट्टा उतारेंगी, और इनको आप बीच कार्यक्रम में ये कहिए कि दुपट्टा उतारिए, या मैंने अगर साड़ी पहनी है तो ये बिल्कुल इसी तरीके से इतना ही खराब है कि अगर मैं साड़ी पहन रही हूँ और मुझे पल्लू गिराने के लिए कहा जाए। एक औरत जो पर्दा करती है, एक औरत जो हिजाब पहनती है, उसको सरेआम सड़क पर हिजाब उसका उतार लेना, उसका बुर्का उतार लेना। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो मैंने, मेरी ही एक रूममेट थी, मैंने उससे पूछा कि एक रोज मैंने उससे पूछा, मेरी सीनियर थी, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा बाजी किसी रोज ऐसे ही चलते हैं बाजार में और आप ये बुर्का मत पहनिएगा। मैं तभी नहीं पहनती थी, अभी भी नहीं पहनती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लगेगा आपको? तो उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, जो अभी तक भी 20 साल बाद भी मेरे मेरे अंदर मेरे मेरे साथ रह गया, उन्होंने कहा कि जो औरतें हिजाब पहनती हैं
उनको अगर बिना हिजाब के जाने के लिए कहा जाए तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे बिना कपड़े के जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो उनकी उनकी बीइंग का, उनके अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है वो हिजाब। उन्होंने बिना हिजाब के ज़िंदगी देखी नहीं है, उन्होंने बिना हिजाब के जीवन जिया ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो रिजिड लीगैलिटी है, उसके बियॉन्ड जो इसकी सोशियोलॉजी है, जो इस पूरे मुद्दे का समाजशास्त्र है, उसको समझना भी उतना ही ज़रूरी है। जी, लेकिन क्या इसको इस नज़रिए से भी आप देखना चाहेंगे कि एक जो मुस्लिम बच्चियां हैं या दूसरे धर्मों की भी इस तरह की प्रथाओं में फंसी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको निकालने वाला भी ये फैसला साबित हो सकता है? उसमें ये एलिमेंट भी देखा जा सकता है किसी तरह से? देखिए, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई समाज सुधार का कार्यक्रम है। मैंने वही कहा कि ऐसा नहीं लगता कि मुझे वहाँ बेंगलुरु में या बाकी कर्नाटक में जो कैंपसेस पे गुंडे थे, वो समाज सुधारक थे या वो नारीवादी नायक थे कि वो मुस्लिम लड़कियों को डरा-धमका कर उनके ऊपर हिंसा का इस्तेमाल करके उन्हें हिजाब से आज़ादी दिलाना चाहते थे। वो तो सिर्फ़ जो मुस्लिम सिंबल्स हैं, उनको अटैक कर रहे थे। ये आज हिजाब है, कल दाढ़ी है, और ऐसा नहीं है कि दाढ़ी पे हमला नहीं हुआ है। खुले में नमाज़ पढ़ने को लेकर भी वही मुद्दा है। आप ये देखिए कि जो भगवाधारी गुंडे हैं, वो पहले एक हंगामा, एक फजीता खड़ा करते हैं कि हमें ये पसंद नहीं है कि आप खुले में नमाज़ पढ़िए। तो फिर सरकार कह देती है कि खुले में नमाज़ नहीं होगी। फिर भगवाधारी गुंडा पहुँच जाता है, वो पहुँच जाते हैं कैंपस पे, कहते हैं हमें ये अच्छा नहीं लगता कि आप हिजाब पहने। तो कोर्ट कह देती है कि आप हिजाब नहीं पहनेंगे। तो अब मसला ये है, ये बहुसंख्यकवाद का सीधा-सीधा उदाहरण है। ये कोई नारीवादी आंदोलन नहीं है, ये कोई सुधारवादी आंदोलन नहीं है, जिसकी वजह से इन लड़कियों को उस कपड़े से आज़ाद कराने की कोशिश हो रही है। अगर हम ये मान भी लेते हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हिजाब नहीं पहनती, आप हिजाब का क्यों समर्थन करती हैं? मैं ये कहती हूँ कि मैं ना हिजाब का समर्थन कर रही हूँ, ना मैं हिजाब का विरोध कर रही हूँ। मैं भारत के संविधान का समर्थन कर रही हूँ, जो ये कहता है कि किसी भी नागरिक को अधिकार है, हक है कि वो, चाहे मुस्लिम लड़की हो या हिंदू लड़की हो, कि वो अपने मज़हब को अपनी आज़ादी के हिसाब से जी सके। जो हमारे संविधान की आत्मा है, जो केंद्र बिंदु है, वो है रिलीजियस फ्रीडम। तो मैं जो वकालत कर रही हूँ, वो हिजाब की वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं रिलीजियस फ्रीडम की वकालत कर रही हूँ। तो ये मेरा रिलीजियस फ्रीडम है कि मैं नहीं पहनना चाहती हूँ। ये उस लड़की का, मुस्कान का या बाकी लाखों लड़कियों का ये फ्रीडम है कि वो पहनना चाहती हैं। तो जो सम्मान करना है हमें, वो रिलीजियस फ्रीडम का जो प्रिंसिपल है भारतीय संविधान का, जो बुनियादी सिद्धांत है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद है ये बात, जब ये कहने की कोशिश हो रही है। और मैं देख रही हूँ कि कुछ लिबरल तबके में भी इस तरह की एक हलचल है, जो ये कहते हैं कि हमें हिजाब पसंद नहीं है। मेरी पसंद नापसंद या आपकी नापसंद पसंद से नहीं होता। पहली बात ये है कि भारत का संविधान क्या कहता है, और अगर इसको हम सुधारवादी प्रवृत्ति या सुधारवादी आंदोलन से जोड़ भी लें, तो अदालत के किसी आदेश से सुधार पैदा नहीं होगा। ये सुधार भी समाज के अंदर से ही पनपेगा। समाज के अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ, अब इतनी लड़कियाँ तैयार हैं ये कहने के लिए कि मैं हिजाब पहन के नहीं जाना चाहती हूँ। तो समझने की जी। बात ये है कि सीधे-सीधे मुझे लगता है कि ये बहुसंख्यकवाद है। ये बहुसंख्यकवाद का बहुत बदसूरत चेहरा है, जहाँ मुस्लिम महिलाओं के ज़रिए एक पूरे समुदाय को पनिश करने की, सज़ा देने की, ह्यूमिलिएट करने की, अपमानित करने की सीधे-सीधे कोशिश है। मेरे पास और कोई दूसरे शब्द नहीं है, जिससे मैं इसको एक्सप्रेस कर सकूँ आपके सामने।